मीडिया तो ऑलमोस्ट इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आजम के तौर पे फाइनल कर चुका है। एहसन इकबाल साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है कि पीपल्स पार्टी इसहाक डार के नाम के ऊपर राजी है। मेरे ख्याल में इसहाक डार साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। ये एक डाइवर्जन हो सकती है, गोया मौत दिखा के आप बीमारी पे राजी करा लें। मेरे ख्याल में कोई खातून इकोनॉमिस्ट भी वजीर आजम निगरान वजीर आजम के तौर पे सामने आ सकती हैं। पिंडी यानी कि फौज ये आजकल में नहीं जिस तरह सियासतदान करते हैं, बल्कि लंबे अरसे से प्लानिंग करके बैठी होती है। और इस हवाले से जो निगरान सेटअप होता है उसके जो जिनको कलमदान सौंपे जाते हैं उनके बाकायदा इंटरव्यूज़ किए जाते हैं। उनका तमाम तर छानबीन करने के बाद रावलपिंडी यानी फौज अपने तौर पे ये पहले से ही होमवर्क करके बैठी है। अस्सलाम वालेकुम, फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का नाम मीडिया तो बाकायदा तौर पे तकरीबन फ़ाइनल कर चुका है। इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ भी चली हैं, मुख्तलिफ जो अखबारों के में ख़बरें भी शाये हो चुकी हैं। सियासतदानों ने भी अपने तौर पे एक कन्फर्मेशन दे दी है कि पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर राज़ी है। लेकिन मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, उसकी जो वजूहात हैं वो भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो रीजंस हैं, रीजंस के साथ साथ कौन ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कि वजीर आज़म के तौर पे निगरान वजीर आज़म के तौर पे सामने आ सकता है। जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो निगरान जो सेटअप का ये शुरू कहाँ से हुआ, इसके हवाले से ये कौन कौन से जो निगराए वज़राए आज़म गुजरे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसहाक डार साहब के हवाले से। आपको अब कल ही बल्कि ये एक खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जो एक मायानाज रिपोर्टर हैं शहबाज राना, उन्होंने ये दी कि इसहाक डार का नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है। और इस हवाले से जो इलेक्शन एक्ट है उसके सेक्शन 230 में भी या गालबन 130 है उसमें भी जो अमेंडमेंट की जाएंगी, जिसमें जो निगरान सेटअप में ये दरअसल जो इलेक्शन एक्ट का है कि निगरान सेटअप में अख्तियारात जो है महदूद होते हैं। इसहाक डार साहब ने ये अंदिया दिया कि जो माशी हवाले से जो अख्तियारात हैं वो निगरान सेटअप को मज़ीद तफ्तीश किए जाएंगे। तो इस हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाएगी। और गोया ये भी फिर उसके बाद इसहाक डार साहब आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में भी गए, उसमें भी उन्होंने जो ये सवाल उनसे पूछा गया निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, जिसका उन्होंने कोई क्लियर कट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको जो भी ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी वो हमेशा से उनकी कोशिश होती है कि वो पूरे खुलूस के साथ और पूरी मेहनत और लगन के साथ इसको मुकम्मल करें। तो इसहाक डार साहब गोया ये जो नाम फ्लोट किया गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से प्रपोज किया गया, उसकी फिर शाम को एक कन्फर्मेशन एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी दी गई कि पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी जमात है इस टाइम मौजूदा हुकूमत में, वो भी इसके ऊपर और मेजर स्टेक होल्डर है, वो भी इसहाक डार साहब के नाम पे राजी है। आपको याद होगा कोई महीना एक पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया था वजीर ख़जाना इसहाक डार का। वो क्यों किया था? क्योंकि सिंध का जो फ्लड्स के हवाले से इनके आपस में कुछ इख्तलाफात थे। जो फ्लड्स के हवाले से जो फंड्स हैं वो वफाकी हुकूमत से उन्होंने उसका फंड्स का वो किया था, मांगा था, जो कि नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर बाद में उनको दे दिया गया। तो इसहाक डार साहब की तारीफ करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अंकल इसहाक डार के जो ताल्लुकात थे वो पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा ही से अच्छे हैं। अगर आप बैकग्राउंड देखें, जब मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए, लंदन में गए, तो ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो राब्ता था या जो भी मैसेजिंग होती थी, ख़ासतौर पे जब मिसाक जमहूरियत किया जा रहा था, वो तमाम तर जो ये काम इसहाक डार साहब के ज़रिए ही किए जा रहे थे। तो गोया जो इसहाक डार के ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ हैं वो बहुत अच्छे हैं। ये जो सियासत है इसमें नो डाउट कोई भी चीज़ हर्फ़ आखिर नहीं होती। आज इसहाक डार साहब का नाम जो प्रपोज़ किया गया है, हो सकता है यही फाइनल हो जाए पीपल्स पार्टी को। और उसके साथ साथ जो नून लीग को खदशात हैं कि निगरान सेटअप में अगर कोई जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है या जो एक अच्छी एक शराकत बनी हुई है वो अगर ख़राब होती है तो उसके बाद क्या हालात और वाक़यात होंगे। तो ये एक जो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है उसमें ये इंश्योर करा सकते हैं इसहाक डार साहब के जो हालात हैं इनके कंट्रोल में रहें।
تو اس حوالے سے یہ ایک سیف بیٹ لگ سکتی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے اور کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر، اور وہ ان کو نگران وزیر اعظم بنانے میں تیار ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ میرے خیال میں میں جو سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب ہی نگران وزیر اعظم بنیں گے۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کل جب یہ نام ان کا فلوٹ ہوا تو چند سوال تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، آئین میں ایک آرٹیکل 224 کی جو سب کلاز ہے 1B، اس کے تحت نیوٹریلٹی کو انشور کرنے کے حوالے سے یہ لکھا ہے آرٹیکل 224 کی سب کلاس 1B میں کہ جو نگران سیٹ اپ میں ہوں گے، چاہے وہ منسٹرز ہوں یا پرائم منسٹرز ہوں، وہ اور ان کی جو امیڈیٹ فیملی ہے وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ کیا یہ سینٹ کے الیکشنز اور اس کے جو سینٹ سے ان کو مستعفی ہونا پڑے گا یا نہیں ہونا پڑے گا، یا پھر کیا آگے یہ اگر مستعفی ہوتے ہیں تو الیکشنز میں یہ پارٹیسپیٹ کر سکیں گے جو سینٹ کے ہوں گے یا نہیں۔ تو مختلف جو ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو 1B ہے، آرٹیکل 224 کے سب سیکشن جو ہے 1B، اس کے تحت اس کا جو عمل دخل ہے وہ صرف جنرل الیکشنز کے اوپر ہے۔ آرٹیکل جو 224 کا 1B ہے وہ ایون جو ضمنی انتخابات ہیں یا سینٹ الیکشنز ہیں ان کے اوپر اس کا نفاذ نہیں ہوتا۔ پھر میری مختلف جو ایکسپرٹ سے بات ہوئی اپنی ایک کنفیوژن دور کرنے کے حوالے سے، مجھے جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ محمد میاں سومرو صاحب بھی نگران وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ اس ٹائم چیئرمین سینٹ تھے۔ تو یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی اگر سینیٹر ہے وہ نگران وزیر بھی بن سکتا ہے، نگران پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے۔ آئین میں اس کے حوالے سے کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی گئی۔ تو اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم بننے کے بالکل اہل ہیں، اس پہ کوئی اس طرح کی کوئی قدغن بھی نہیں ہے۔ سینٹ کی ایون سیٹ بھی ان کو نہیں چھوڑنی پڑے گی۔ تو اگر لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی ان کے اوپر کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی ہو سکتا ہے کنسنسس ان کے اوپر ڈیولپ ہو جائے پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلم لیگ نواز ہے JUIF کو بھی منا لیں گے۔ باقی راجہ ریاض صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب کا آپ کو بھی پتہ ہے وہ کتنی زیادہ اپوزیشن ہے، بلکہ وہ تو مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ کے امیدوار ہوں گے اگلے الیکشن میں۔ وہ کیسے اپنے جو مستقبل کی جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو انکار کر سکتے ہیں؟ تو بظاہر جو رائے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے لیے کھلی ہوئی ہیں، جسٹ ایک فارملی اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم مشکل ہوں گے۔ اس کی ایک تو نیوٹرالٹی کا فیکٹر ہے، کیا فوج کی طرف سے بھی ان کو وہ بیک ہوگی یا سپورٹ ہوگی ان کے بنانے کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، جیسا کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا ہے۔ تو جو ایک نیوٹرالٹی کا ایک امیج برقرار رکھنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی اتنا بڑا وہ لے گی، کوئی سٹیپ لے گی اور اسحاق ڈار صاحب کو اپروو کر دے گی۔ میں جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو ذرائع ہیں، جو سیکیورٹی ذرائع ہیں، ان سے جو بات ہوئی اس حوالے سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ کوئی خاتون بھی ہو سکتی ہیں نگران وزیر اعظم کے طور پہ۔ وہ خاتون کون ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے میں نے جو پھر مختلف لوگوں سے بات کی، جو مجھے ذرائع نے یہ بتایا کہ جو 2018 میں نگران کابینہ بنی تھی اس میں ایک نام تھا سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ۔ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام بھی سیریسلی سوچا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو مقتدر حلقے ہیں یعنی فوج کے اندر یہ ڈاکٹر شمشاد اختر کے حوالے سے بھی سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو مختلف لوگوں سے میری جو ماضی میں مختلف حکومتوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور یہ میں نے ان سے یہ بیک گراؤنڈ پوچھا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو میرے مختلف جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ نگران وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہو، اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام پرپوز کر دیں اور وہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا منسٹر کے طور پہ وہ سامنے آ جائیں گے۔ نہیں،
बल्कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठी होती है जो फ़ौज है। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनका हर ज़ाविये से, हर हवाले से उनकी बाकायदा छानबीन की जाती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। मैंने ये भी पूछा कि क्या कोई आर्मी चीफ ही इसका इंटरव्यू लेता है, तो जो मेरे ज़राए हैं ये बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आर्मी चीफ ही इंटरव्यू ले। एक बाकायदा तौर पे इनका अपना इदारा जाती तौर पे इंटरव्यू का एक प्रोसेस बना होता है, जिसके तहत ये जो सेटअप होते हैं केयरटेकर के हवाले से उनका इंटरव्यू किया जाता है। मुख्तलिफ जो लोगों से मेरी बात हुई बैकग्राउंड में, वो ये भी बताते हैं कि जो फ़ौज है उसके लिए केयर टेकर सेटअप के दौरान ख़ास तौर पे 2 वज़ारतें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। एक है ख़ज़ाना की वज़ारत, क्योंकि इनके जो फंड्स हैं या इनकी जो पैसा है ये नहीं रुकना चाहिए, और दूसरा है दाखिला का सिक्योरिटी और ओवरऑल जो सिचुएशन है जोग्राफियाई तौर पे, ये भी जो फ़ौज है वो अपनी मर्ज़ी का और बाकायदा पूरी छानबीन करने के बाद लगाती है। तो ये 2 तो ख़ुसूसी तौर पे इनका इंटरव्यू होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी हर एंगल और हर ज़ाविये से छानबीन करने के बाद फ़ौज ही की तरफ से, बाकी ये जो सियासतदानों की तरफ से आइन में दिया हुआ है कि कंसल्टेशन करके अपोजिशन लीडर और उसके साथ-साथ जो हुकूमत की तरफ से हो, वो नाम 3-3 नाम देते हैं, कमेटी जाती है, कमेटी में भी कंसेंसस नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन में जाता है, अल्टीमेटली फिर इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कर सकता है। तो ये सारा जो एक प्रोसेस है, ये आइनी तौर पे तो है, लेकिन हमेशा बनता वही है जो पिया मन भाए, यानी फ़ौज को जो पसंद होगा वही बनेगा। तो इस हवाले से जो मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये जो इसहाक डार साहब का नाम है, ये जो सियासी जमातें होती हैं, ये भी बाकायदा मनसूबा बंदी करती हैं। ये हो सकता है कि ये बीमारी मौत का दिखा के बीमारी पे राज़ी कर लें, यानी इसहाक डार साहब का नाम का वो करके ये भी कोशिश कर रहे हों कि बार्गेन कर सकें और कोई और इनका जो मनपसंद कैंडिडेट जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से वो किया जाए। बहरहाल डॉक्टर शमशाद अख्तर का नाम भी बड़े संजीदगी से सोचा जा रहा है मुक़्तदिर हलकों में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे। तो आने वाले दिनों में इसका क्या बनता है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। निगरान जो सेटअप है या जो निगरान हुकूमत है, उसका क़याम कैसे हुआ, उसका जो बैकग्राउंड है, मुख्तलिफ लोगों से मैंने बात की, वो ये बताते हैं कि 1983 में जब बल्दियाती इंतखाबात जनरल ज़िया-उल हक के दौर में कराए गए, तो उसके बाद काफ़ी धांधली का और उसके साथ-साथ जो ये इल्ज़ामात लगाए गए, जो फ़ौजी हुकूमत थी उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा था, उसमें आर्टिकल में जो ये कहा गया था कि जो 83 में जब ये इलेक्शंस हुए केयरटेकर के, तो उसमें ये कहा गया कि जिस तरह शेख गुलाम हुसैन को पिंडी में इलेक्शंस जिताए गए थे ये बल्दियाती, उसी तरह का अगर इलेक्शंस करवाने हैं जनरल साहब, तो फिर आप बेहतर है या जो इलेक्शन एक्ट को रहने दें और आप कंटिन्यू रखें फ़ौजी हुकूमत। तो ज़िया-उल हक को ये बात बड़ी वो कहते हैं कि वो किया, तो उसके बाद ज़िया-उल हक ने एक 4 रुकनी कमेटी बनाई, जिसमें एक ज़हूर आदिल नाम की एक कमेटी बनाई, जिसमें ज़हूर आदिल साहब थे, उस टाइम वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। उसके साथ-साथ उमर आफरीदी, ये जो अभी मौजूदा जस्टिस याया आफरीदी हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके वालिद साहब थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे इस्लामाबाद के वो। उसके साथ-साथ तीसरे जो मेंबर थे परवेज़ मसूद और चौथे ख्वाजा ज़हीर साहब थे, ये भी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी। तो इन 4 रुकनी कमेटी बना के ये उनको कहा गया कि आप फ्रेमवर्क बनाएँ कि इलेक्शंस में ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं या जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उससे इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर बनाने के हवाले से एक जो आप फ्रेमवर्क बना के दें। तो ये जो 4 रुकनी कमेटी थी, इन्होंने अपने जो सिफ़ारिशात दी, जिसमें ये कहा गया कि इंतज़ामिया के मातहत इलेक्शंस कराए जाएँ, फ़ौज को और उसके साथ-साथ अदलिया को आप जो है वो साइड पे रखें, इलेक्शंस में इन्वॉल्व ना करें। तो ये फिर 85 वाले इलेक्शंस हुए और 88 में भी फिर जो है इलेक्शंस कराए गए। उसमें उसके बाद ये जो निगरान जो वज़ीर हुकूमत का क़याम है, वो पहली दफ़ा 1990 में इसका वो किया गया और बाकायदा तौर पे जो इसमें आइन में अमेंडमेंट करके ये निगरान सेटअप इलेक्शंस कराने के हवाले से उनको ये ज़िम्मेदारी तफ़वीज़ की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होंगे, इसहाक डार साहब होंगे या कोई और होंगे, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो मेरी अपनी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई और जो मेरे अपना एक जर्नलिस्टिक वो एक्सपीरियंस के तौर पे मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे।
اور کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا نام استعمال کیا جا رہا ہے یہ ایک ڈائیورژن ٹیکٹک کے طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میکسیمم بارگین کرنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ کیا جائے تاکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اس سے اپنی من پسند کوئی جو نگران وزیر اعظم کے طور پہ ان کو منوایا جائے. لیکن میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ کا نام بھی سیریسلی غور کیا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پہ، خاص طور پہ جو مقتدر حلقے ہیں یا فوج کے اندر. اب آگے آنے والے دنوں میں کس کا نام فائنل ہوتا ہے، کون نگران وزیر اعظم بنتا ہے، یوں ہی کوئی اگر انفارمیشن ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یا ناصر ہو. اللہ حافظ.